चलो बेटा, तो आज के जो लेक्चर है हमारा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये देखेंगे कि डिस्कवरी कैसे होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, डाल्टन्स की थियरी क्या होता है बेटा, ये सारे थियरी हम लोग देखेंगे वन बाय वन स्लाइड। तो और ये चैप्टर इतना अच्छा है, चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो इस चैप्टर से आते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है और इससे जेई और नीट के जो भी सवाल आते हैं अच्छे से सवाल यहाँ से टच करते हैं, क्योंकि अभी जो नीट का सवाल आया था वो एटॉमिक रेडियस से कनेक्ट करके आया हुआ था। तो ये ध्यान देना कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, ध्यान से क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत इंटरेक्शन कर लेना उचित होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं यह स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो अपना एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड में दे रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन में होता क्या है कि कहा जाता है कि जो एटम होता है बेटा, जो एटम होता है अपना एटम होता है, एटम्स आर मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर मेक अप द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ये बोला जाता है कि जो एटम्स होता है वो मैटर, एटम्स मेक अप मैटर, मतलब जो मैटर होते हैं उसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक ऐसे, मान लो हम पार्टिकल ले लेते हैं बेटा, और कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, तो बेटा इस एक एटम को हम, इस पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, एक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात ध्यान देना, ऑक्सीजन इन द एयर keep up alive because we need the oxygen in the order to breathe। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि मुझे उसको लेना जरूरी है, उससे ब्रीथिंग करने की जरूरत पड़े, सांस लेने के लिए हमारी वही जिंदगी है, उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं हो सकती है। लीड एटम्स बॉन्ड टुगेदर एंड दे मेक अप लीड दैट कैन बी यूज्ड एज अ पेंसिल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट what atom consist of and various atomic model। पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एटम होता क्या है बेटा, और किस एटम का जो मॉडल होता है, जो इसकी डिस्कवरी होती है, एटम कितने कितने लोगों से मिलके बने होते हैं, उन सारे स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एक बेसिक चीजें हो गई जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार स्लाइड हम देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पढ़ना है इस स्लाइड के अंदर, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ना है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ना है। मॉडल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो मॉडल थॉमसन मॉडल देखना है, या वाटर मिलोन मॉडल कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। फिर इनकी जो मॉडल के अंदर कमियां थी उस कमी को हटाया गया तो रदरफोर्ड का मॉडल आया। बेटा रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको हटाया गया तो बोर का मॉडल आया। बेटा बोर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थियरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज किया गया। मतलब बोर मॉडल देने से पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर एटम होता क्या है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। कहा गया कि डाल्टन्स की जो थियरी थी बेटा, स्टार्टिंग में जो डाल्टन ने थियरी दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो दिया था, इन्होंने इतना एटॉमिक थियरी में इन्होंने शुरू में क्या बोला कि सर जो एटम होता है ना वो इंडिविजिबल होता है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। पहला पॉइंट कहा कि वो इंडिविजिबल होता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात उन्होंने बोला कि एटम्स जो होते हैं, अगर सेम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब डिफरेंट एटम बेटा कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, है ना। दूसरी बात इन्होंने बोला कि एटम्स आर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर। तीसरी बात उन्होंने बोला कि सर सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो बात तो सही था, लेकिन एक बात इन्होंने गलत बोल दिया था। वो क्या था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। बाद में जब मॉडर्न थियरी आई तो देखा गया कि यार एटम्स तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना होता है। तो पहला पॉइंट क्या इन्होंने बोला था
कि बेटा एटम्स जो होता है, एटम्स आर इंडिविजिबल होता है। यही इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि इन्होंने इसको इंडिविजिबल बोल दिया था। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला बेटा कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ बेटा सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी। उन्होंने ये बोला कि जिस सेम एलिमेंट की जो एटम होंगे, जैसे मान लो कि आप सोडियम का एटम ले रहे हो, बेटा सोडियम का बुरादा अगर ले लिया जाए, सारे एटम तो सोडियम के ही हैं, एक का शकल के है ना, तो जो प्रॉपर्टी इसका होगा वही प्रॉपर्टी इसका होगा, वही प्रॉपर्टी इसका होगा, यही बोल रहा है। तीसरा पॉइंट बेटा क्या कह रहा है कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इन्होंने बोला कि बेटा जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो डिफरेंट होगी, ऐसा इन्होंने बोल रखा था। मतलब इसकी बात जरा देख लिया जाए। सर अगर हम सोडियम के एटम की बात करें और पोटेशियम की एटम की बात करें तो सर दोनों तो अलग अलग शकल के हैं, इनका शकल अलग होगा, इनका शकल अलग होगा, तो दोनों एटम अलग अलग नेचर के हो जाएंगे ना, वही ये बोल रहे थे। इसके बाद बेटा एक पॉइंट और इन्होंने बोला, एक पॉइंट कहा कि व्हेन सेम एटम कंबाइन टुगेदर, अगर सेम एटम कंबाइन होते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोल दिया। जैसे बेटा अगर दो एटम Cl का आप ले रहे हो तो Cl2 बनाएगा, अगर दो एटम हाइड्रोजन का ले रहे हो तो H2 बनाएगा, अगर दो एटम ऑक्सीजन का ले रहे हो तो बेटा O2 बनाएगा। तो ये मॉलिक्यूल है बच्चा, ये हमारे क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। ये लोग भाई साहब मॉलिक्यूल हैं। ये क्यों मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि सेम एटम से बनने वाले लोग हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद कहा गया कि व्हेन डिफरेंट एटम आर कंबाइन, बहुत अच्छी बात कहा कि अगर डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं, अगर डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, फॉर्म मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाएंगे बेटा। वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड। जैसे इसका एग्जांपल उन्होंने दिया था कि सर अगर H2 और O2 को, दोनों ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का है एक हाइड्रोजन का है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये क्या बनाएगा, कंपाउंड। सर अगर कार्बन का रिएक्शन H2 से करा दिया जाए तो CH4 बन जाएगा। सर ये कार्बन एटम है, इनकी अलग दुनिया होती है। सर हाइड्रोजन एटम है, इनकी अलग दुनिया होती है। जब दोनों की दुनिया बेटा अलग होगी तो ये जाके क्या बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा। बोलो बात क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें उनके एप्लीकेशन था बेटा, मतलब कि इसकी थियरी थी, लेकिन बाद में चल के इनकी थियरी में ड्रॉबैक आया। बाद में ये बोला गया कि सर एटम जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जब मॉडर्न थियरी आई तो कहा गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियरी बेटा ये बोला गया मॉडर्न थियरी में, ये कहा गया मॉडर्न थियरी में कि जो एटम होता है, सर जो एटम होता है वो बेटा डिविजिबल होता है। जो सर एटम होता है वो डिविजिबल होता है। तो डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन्होंने ये बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा कि वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है बेटा। बहुत सारे पार्टिकल आए गए उसके अंदर, बहुत ढेर सारे पार्टिकल ढूंढे गए, लेकिन उन सभी में से फंडामेंटल होता था क्या, सिर्फ हमको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है, सिर्फ हमको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है। तो सर फंडामेंटल पार्टिकल देखा ये गया कि सिर्फ प्रोटॉन देखा गया, उसके बाद बेटा न्यूट्रॉन देखा गया, फिर उनके बाद इलेक्ट्रॉन देखा गया। यही उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हुआ करते थे। बोलो बात क्लियर है।
पार्टिकल तो बहुत सारे खोजे गए थे, लेकिन सिर्फ 3 ही एक ऐसे पार्टिकल थे जो एटम को स्टेबलिश करने में हेल्प किया। बात समझ में आ गया? अलग अलग पार्टिकल्स को, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग थियरी से रिसर्च किया गया, अलग अलग थियरी से एक्सपेरिमेंट किया गया, तब उसको डिस्कवर किया गया। उसी में से बेटा आता है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायग्राम अच्छे सुनना, मजा आ जाएगा एकदम। इन्होंने क्या किया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टडी किया, कैथोड रेज बोला। क्यों कैथोड रेज बोला मैं बताता हूं। एक ये कांच का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, ये जो कांच का बना हुआ डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया बेटा, इसके अंदर सबसे अपना लाइटर गैस इसके अंदर भर लिया, सबसे लाइटर गैस भर लिया, और वो गैस कौन था? H2 गैस। क्लियर? फिर पीछे से एक फोटोग्राफिक प्लेट भी लगा दिया। ये फोटोग्राफिक प्लेट क्यों लगाया? कैसे पता चलेगा कि रेज निकल रहा है कि नहीं, किसी भी रेज की डिस्कवरी हो रही कि नहीं। तो ये बेटा क्या था, इसे कहा गया फोटोग्राफिक प्लेट। कुछ सेटअप बनाया गया बेटा, उच्च सेटअप से एक्सपेरिमेंट का अंजाम दिया गया। फिर बेटा एक प्लेट लेफ्ट साइड में, एक प्लेट राइट साइड में, एक लेफ्ट वाले प्लेट को कैथोड कहा गया जिसका निगेटिव नेचर था, राइट साइड वाले को एनोड कहा गया जिसका पॉजिटिव नेचर था बेटा। और यहां से हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया बेटा, 10,000 से 20,000 के बीच में या 20,000 तक वोल्ट सप्लाई किया गया। इतना हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया, उसके बावजूद भी देखा गया यार इस प्लेट के अंदर कुछ नहीं हो रहा। वैक्यूम पंप भी लगाया गया, प्रेशर 1 atm रखा गया शुरू में इस पूरे कांट सिस्टम में। जब 1 atm प्रेशर रखा गया और हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यह प्लेट किसी भी कलर में चेंज नहीं हो रहा है, प्लेट का कलर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर प्रॉब्लम हुआ, कहा कि अब क्या करें यार, गैस ये कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या दिमाग में आइडिया आया साहब के? कि प्रेशर घटा दिया जाए, 1 atm से प्रेशर को क्या कर दिया जाए? रिड्यूस कर दिया जाए। तो पता ये चला कि जैसे ही उन्होंने इसके अंदर प्रेशर घटाया, किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। तो प्रेशर घटाया तो इस H2 गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोलिजन होने लगा, आपस में टकराने लगे। टकराने के बाद ये खुद से ये एक डायरेक्शन चेंज किया अपने ही मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं कि रेज किस प्लेट से निकलता है। हाँ, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो हाइड्रोजन का पार्टिकल टकराएंगे तो दूर हो जाएंगे ना वो तो। हैं? सर अंदर लो प्रेशर हो जाएगा तो हाइड्रोजन का पार्टिकल से दूर हो जाएगा ना। तो जितना दूरी कोलिजन फास्ट होगा ना उसमें, जब कोलिजन होगा तो मॉलिक्यूल एटम में बदल जाएगा, मॉलिक्यूल एटम में बदल जाएगा भाई। H2 जो होगा वो एटम में जाएगा और ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये प्रोटॉन की तरह और ये इलेक्ट्रॉन की तरह हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब ये सारी घटना हुई इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो ऐसे गैस ऐसे घूमने लगे, ऐसे घूमने लगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अपना डायरेक्शन चेंज करके कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जाने लगे। और उसके वजह से यह जो पीछे वाला प्लेट लगा हुआ था उस प्लेट का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया। तो सामने वाला बेटा ये सोचा कि इसका मतलब अगर इस प्लेट का कलर चेंज हो रहा है तो कोई न कोई ऐसा जो रेज अपोजिट साइड से आ रहा है और इसके ऊपर टकरा रहा है। ठीक, तब उन्होंने कहा कि अन इनविजिबल रेज आर ट्रेवल फ्रॉम दैट अपोजिट प्लेट एंड स्ट्राइक ऑन द मेटेलिक सरफेस। On that condition the color changes of changing of the color of photographic plate observed। तब जाके कहा कि यार कोई भी एक ऐसा रेज है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इस प्लेट पे टकरा रहा, तभी इसका कलर चेंज हो रहा है। तो देखा ये गया कि जो रेज कैथोड प्लेट की तरफ से एनोड की प्लेट की तरफ गया उस रेज को बोला गया क्या? कैथोड रेज बोला गया। उस रेज को क्या बोला गया बेटा? कैथोड रेज बोला गया, इसलिए कि वो कैथोड की तरफ से ही जा रहा था।
कैथोड रेज बोला गया इसको। फिर बाद में कहा गया कि जो कैथोड रेज है उसका नेचर निगेटिव है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आ गया डायग्राम पूरा। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जरा देख लिया जाए। कुछ प्रॉपर्टी बड़ा शानदार शानदार प्रॉपर्टी अपने पास है। कहता है कि पाथ ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड विद द हाईएस्ट वेलोसिटी, जो रेज ट्रेवल कर रहा है कैथोड से एनोड की तरह बेटा, वो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, और हाई स्पीड से ट्रेवल करता है बिल्कुल वो सीधे लाइन में ट्रेवल करता है। इसको ये एक पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले ही बोल दिया था, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास या स्पेसिफिक चार्ज बाय मास इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस यूज इन द ट्यूब। ध्यान देना बेटा, एक वैल्यू निकाला जाता है स्पेसिफिक चार्ज बाय मास, और वो वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.76 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम या 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। एक बात यहां देखो बोल रहा है, कह रहा है कि E/m की वैल्यू बेटा, E/m की वैल्यू चेंज नहीं होता है, आप चाहे जो भी गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में भर दो। यानी वैल्यू ऑफ E/m इज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस विच इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। बात समझ में आ गई? कोई और गैस भर देंगे। बस आ रहा हूं। क्यों ऐसा बोला कि बेटा E/m की वैल्यू डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं। एक बात बताओ, जब H ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो भी इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है। जब कोई अदर एलिमेंट, मान लो सोडियम है, गैस फेज में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सपोज किया जाए ये भी गैस है तो भी इलेक्ट्रॉन देगा। मान लीजिए पोटेशियम गैस फेज में देख लिया जाए तो K+ और गैस है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा। बेटा वो सारे लोग एक ही शक्ल के तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सारे मेटल, सारे गैस का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन का, सभी नेचर, इलेक्ट्रॉन का नेचर सेम है ना। हाँ, ये जरूर बात है कि प्रोटॉन सब में अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सब लोग इसी शक्ल के रिलीज कर रहे हैं ना। इसीलिए इन्होंने बोला था कि जो E/m की वैल्यू होता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, E/m की वैल्यू गैस पे डिपेंड नहीं करता है जो हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरे होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे देखो, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। कहा गया कि हर एटम के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन रहता है, बिना इलेक्ट्रॉन की किसी की दुनिया पॉसिबल नहीं है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनना ध्यान से, ये एक टेक्निक है, बहुत डिटेल नहीं जाना है हमको। ये एक ऐसा अपरेटस है जिससे चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया है। जो आप E/m की वैल्यू देख रहे हो 1.76 10 टू द पावर 11 कूलम किलोग्राम, ये इस अपरेटस से पता लगाया जाता है, इस डिवाइस से पता लगाया जाता है, ये जरूर ध्यान देना। अब क्या होता है बेटा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थस ए ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। वो क्या बोल रहा है मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, यहां पे जो प्लेट लगाया गया है इस तरीके से, ये अपना निगेटिव प्लेट था, ये अपना पॉजिटिव प्लेट था। बेटा इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। यहाँ 2 प्लेट लगा दिया, एक पे प्लस और एक पे माइनस लगा दिया। जब रेज निकलना स्टार्ट किया बेटा यहाँ से, तो ये पता लगाया गया कि उस रेज का नेचर क्या है, जो कैथोड रेज है उसका क्या नेचर है। तो फिर एक अदर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब पास किया तो देखा गया कि जो रेज है ना वो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो अगर कोई रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है,
इसका मतलब उसका नेचर निगेटिव ही तो हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? तो इससे ये पता लगा कि उसका नेचर क्या है, निगेटिव, कंफर्म हो गया। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन। जितना पार्टिकल पतला छोटा होगा, हल्का होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वोल्टेज जितना ज्यादा सप्लाई कर रहे थे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। याद आ रहा है, पीछे मैंने बताया था। तो ये आपके कुछ पॉइंट है बेटा, ये ध्यान देना होगा। E/m की जो वैल्यू होती है ये रट लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 1.75 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, या 1.75 6 भी ले सकते हो 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये पूछता है कि एक बात बताइए, E/m इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पाया गया, किस मेथड से, बाई आरे मिल्किन मेथड। जो पीछे डायग्राम आप देखे थे वो अपना कौन सा डायग्राम था, वो भी था आरे मिल्किन मेथड का डायग्राम था। और आरए मिल्किन मेथड से यहाँ पे देखो चार्ज निकाला जाता है, अभी आपको यहाँ पे बताते हैं। आगे चलिए। अब ये पता लगाया गया कि सर उस इलेक्ट्रॉन का शकल कैसा है, कितना चार्ज होता है, वो देखा गया। तो कहा गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाई, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, डिटरमाइंड बाई आरए मिल्किन ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या निकाला गया, चार्ज किस पे बेटा, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को निकालने वाला जो थियरी थी वो था ऑयल ड्रॉप मेथड। और बेटा ऑयल ड्रॉप मेथड किसने दिया था, आरए मिल्किन ने दिया था। बात समझ में आ गई, किसने दिया था, आरए मिल्किन ने दिया था। क्या उन्होंने पाया, ही फाउंड दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज टू बी -1.6 10⁻⁻19। उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट से कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -1.6 10⁻⁻19 होता है। और बेटा थॉमसन के मदद से थॉमसन ने उसके मास को निकालना सीखा। कैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन E/m रेशियो। बेटा ये जो वैल्यू था आपको भी पता है कि 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। E/m की वैल्यू आपको भी पता है, ये था 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। तो देखा ये गया कि जो वैल्यू आया वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम लाया गया, या 9.1 10⁻28 ग्राम पाया गया। बोलिए बात क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि बेटा आपको 3 डाटा याद करना है। एक डाटा याद करना है कि E/m गैस पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा डाटा याद करना है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किससे निकाला गया, ऑयल ड्रॉप मेथड से। तीसरा बोला गया कि जो E/m स्पेसिफिक चार्ज होता है वो 1.75 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम होता है। बात समझ में आ गया? इतनी बातें। हाँ तो E/m की जो वैल्यू है वो अगर गैस पे डिपेंड नहीं करता किस पे डिपेंड करता था वो? गैस पे नहीं, वो तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड। गैस कोई भी भरोगे वही आएगा आंसर, हमेशा। क्योंकि सब लोग इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का शकल तो एक ही तरह का होता है, तो ऐसी बात हो जाती है। इतनी ही बात याद रखना आपको। यही ऑयल ड्रॉप मेथड था। इसमें ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ से एटमाइजर डाला गया, ठीक है, यहाँ ऑयल ड्रॉप देखा गया, फिर देखा गया कि यहाँ से देखो टेलीस्कोप से वो ऑब्जर्वेशन किया गया, स्मॉल होल के थ्रू ये पास होता है। और एक्सरे, इसमें सोर्स डाला जाता है, तब जाके उसके ऊपर चार्ज पता लगाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या याद कर लेना, वैल्यू याद कर लेना, हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बेटा आते हैं कि एक पार्टिकल तो डिस्कवर किया गया, दूसरा पार्टिकल आ गया एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो एक चीज और यहां लिख सकते हो, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। बोलो क्लियर है? तो कैनाल रेज की डिस्कवरी कैसे हुई बेटा, ध्यान देना कैसे हुई। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी, सब कुछ वही था बेटा।
तुमको मैं बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, सेम टाइम पे प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी उस समय ही हो गया था जिस समय इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, लेकिन उन वैज्ञानिक साहब ने उस समय इसके बारे में फोकस ही नहीं किया। उनको देखा करे एक निकल रहा है, देखो लिखा भी हो कहीं, प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड मूविंग टुवर्ड द कैथोड, दोनों एक साथ डिस्कवर किया गया था। अब सुनना ध्यान से, It was observed that when a high potential difference was applied between the electrode in plate के बीच में, not only cathode rays were produced but also new type of rays were also। मैंने बोला था ना कि पिछले वे ही में डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन उनको वो पार्टिकल्स दिखाई नहीं। बात समझे? तो अलग से इनका फायदा कौन खो जाता है इसको? पर रदरफोर्ड। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट किया सुन लेना, 2 लाइन एकदम थोड़ा 2 मिनट के अंदर बताता हूं। प्लेट बदल दिया, इस प्लेट को इन्होंने एनोड ले लिया बेटा, थोड़ा डायग्राम आपको दिख रहा होगा धुंधला, ये पॉजिटिव प्लेट बना लिया। इधर इन्होंने परफोरेटेड ले लिया, छिद्रित मतलब कहते हैं उसको, इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड प्लेट, परफोरेटेड कैथोड प्लेट। और सेम बात वहां भी फोटोग्राफिक प्लेट यहां भी लगाया हुआ था, तभी तो हम जान पाएंगे कि रेज आ रहा है, वैसे दिखता थोड़ी ना वो रेज। तो यहाँ पर भी फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने क्या सेट कर दिया था, लगा दिया था ना। फिर यहाँ पर भी उन्होंने यही हाई वोल्टेज 10,000 से 20 के वोल्ट में सप्लाई करना स्टार्ट किया। और फिर प्रेशर इसमें भी 1 एटीएम, 1 एटीएम पे कुछ भी नहीं हो रहा था, 1 एटीएम में तो कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा था। जब उन्होंने प्रेशर घटाया तब उनको आइडिया आया कि गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। और टकराने के बाद वो खुद से कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट से कैथोड की तरफ जाने लगे। और देखो ये बीच में छिद्र है, ऐसे प्लेट था बेटा, ऐसे ध्यान देना। परफोरेटेड का मतलब होता है ऐसे, मैंने बीच में गैपिंग होना, तो ऐसे बीच से निकलता हुआ दिखाई देता गया, इसीलिए परफोरेटेड कहलाता। जाली वाला देखियो, जाली उस तरह से। तो ये रेज एनोड से गया कैथोड की तरफ और इस पे टकराया और इस प्लेट का कलर चेंज हुआ। उनके दिमाग में तुरंत क्लिक कर दिया कि कोई न कोई हम डिस्कवरी कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। लेकिन ये बात तो पहले ही पता चल गया था, ये तो अब इन्होंने देखा ना, ये तो बहुत पहले ही पता चल गया जब पहला वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। तो कहा कि यह रेज एनोड से जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये एनोड रेज कहलाता है। कैनाल से जा रहा है, कैनाल मतलब गैप, ग्रुप, तो इसीलिए इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं बेटा, इसीलिए इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। फिर इसका नेचर कहा कि अगर ये प्रोटॉन ये एनोड से होके जा रहा है, एनोड का नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नेचर का होगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। इसके बाद बेटा कहानी तब मजा आया जब ये देखा गया, अनलाइक कैथोड रेज E by m वैल्यू, अब सुनना, इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्यों बोल दिया बेटा? बहुत बड़ी बात बोल दिया इन्होंने कि ये जो E by m की वैल्यू होता है वो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये आपको लिख लेना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। सर नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर दिया, कौन सा गैस भरा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर प्रोटॉन अलग आएगा। ठीक, सही तो हम भी कह रहे थे पहले। नहीं, ये सिर्फ प्रोटॉन के लिए है। हाँ, और अगर सोडियम है तो अगर Na+ दे रहा है तो बेटा यहाँ प्रोटॉन अलग होगा। तो प्रोटॉन अगर अलग है, पॉजिटिव चार्ज अलग अलग आ रहा है, तो E by m की वैल्यू प्रोटॉन के लिए डिपेंड करेगा कौन सा गैस तुम भर रहे हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात, पॉइंट वाली बात है। वेन बेटा, वेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, E by m value obtained from the positive rays to found to be maximum। लाइटर गैस है, जल्दी से डिफ्लेक्ट हो गया, तो E by m की वैल्यू उसी प्रोसेस से निकाला गया जैसे आपको पता था। इस प्रोटॉन के लिए जो E by m की वैल्यू था बेटा वो था 9.6 10⁻⁷ कूलाम पर किलोग्राम या 9.6 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और जो उसके ऊपर चार्ज पाया गया बेटा,
चार्ज, तो चार्ज तो वही रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। सर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, बस पॉजिटिव आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है ना। और जब इन्होंने इसका मास निकाला, तो मास ऑफ प्रोटॉन किससे डिसाइड किया गया? चार्ज ऑन प्रोटॉन और E/m वैल्यू फॉर प्रोटॉन। तो कितना था ये? प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये कितना पाया गया था? 9.6 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। तो कट जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। राइट, समझ में आ गया? तो आपको सारी डाटा यहां मिल गया। क्या मिल गया? चार्ज मिल गया बेटा, चार्ज मिल गया 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। सर E/m वैल्यू भी मिल गया, क्या बेटा? प्लस 1.76, यही था ना? 10⁻, कितना है? कितना था E/m? 7, 9.6 10⁻7, ये हो जाएगा प्लस 9.6 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। बेटा मास कितना पाया गया? मास ऑफ प्रोटॉन 1.6, कितना था देखो? 1.67, लगभग 2 10⁻⁻, कितना? 27 किलोग्राम, और 1.672 10⁻⁻24 ग्राम। और मैंने आपको बोला भी था कि E/m वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस which is filled in discharge tube। बेटा जो गैस तुम भर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी सीधे लाइन में ट्रेवल करता है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो अगर पॉजिटिव वाला है तो निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये भी हाइट स्पीड से ट्रेवल करता है। इसके अंदर भी पार्टिकल नेचर होता है, सारी प्रॉपर्टी उसी तरीके से दिखाई देती है ना। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद देखा गया कि यार प्लस माइनस तो खोजे जा चुके हैं। अब हम मॉडल बताएं एटम का। तो शुरू में थॉमसन मॉडल लाया गया, एक हाइपोथेटिकल चीजें बताई गई। बाद में देखा गया कि जो एटम का मास है अभी भी कुछ कम पड़ रहा है। ठीक है, न्यूट्रल है वो, ठीक है वो न्यूट्रल है, लेकिन कुछ मास अभी कम है। जैसे मान लीजिए आप अपने को तराजू पे तौल रहे हो, तो आपने सोचा कि अपने वेट के बराबर हम सोना दान करेंगे पंडित जी को, तो कुछ कम पड़ रहा है वेट में, तो आप सोना बढ़ाओगे ना। तो देखा यह गया कि जो मास एक्सपेक्टेड होना चाहिए एटम का उतना मिल नहीं रहा है। तब लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा कोई न कोई पार्टिकल और अभी है इसके अंदर, जिसपे कोई चार्ज तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा मास होगा, है ना। तब जाके डिस्कवरी किया गया न्यूट्रॉन का। तो चैडविक ने इसका काम किया, कहा कि बेटा ये तो कोई पार्टिकल चार्ज वाला नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। और चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में ऑन बम्बार्डिंग द बेरिलियम। सुनो, कुछ नहीं करना है, एक बेरिलियम का पतला शीट लिया, बेरिलियम के पतले से शीट पे बेटा उसने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी कर दी, तो देखा क्या गया, कार्बन मिल रहा है। तो कार्बन मिला, कुछ पार्टिकल मिला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो बेरिलियम का मास 4 होता है और एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। हीलियम का अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम की बात कर रहा है ये, तो 4 एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। बेटा जब 9 और 4 को जोड़ोगे तो 13 होगा, लेकिन कार्बन का मास 12 है, और 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा। तो इधर 13 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो 6 - 6 तो 0 हो गया। 13 में से जब 12 घटाओगे तो एक पार्टिकल आएगा, और कहा गया यही क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक, पानी पी रहे थे तुम ना, इसलिए नहीं समझे हो।
शुरू में क्या किया गया था, बेरिलियम का एक पतला सा शीट लिया गया था, उस पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी की गई। अल्फा पार्टिकल मतलब कि वो हीलियम की तरह होता है। तो देखा यह गया कि कार्बन 12 मिल रहा है और एक ऐसा पार्टिकल मिल रहा है, उसी पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा गया। तो बेरिलियम का मास, एटॉमिक नंबर और हीलियम का जोड़ोगे तो 6 आएगा, इधर 6 तो इधर भी 6 कार्बन का मिल गया। 9 4 13, 12 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो ये देखो, इधर का मास इधर के बराबर, इधर का एटॉमिक नंबर इधर के बराबर। तो देखा गया कि एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका एटॉमिक नंबर 0 है, मास नंबर 1 है, और वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है। क्या है बेटा? न्यूट्रल स्पीसीज है। मतलब कि सर E/m की वैल्यू इसके लिए 0 होगा, और E/m की वैल्यू 0 है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन पाया गया। लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया मास ऑफ प्रोटॉन से, और वो था बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू वो 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। वो 672 था और ये 67, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ गया ना, समझे? तो 0.003 का डिफरेंस पाया गया। तो ये बेटा रहा हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी। बोलो बात क्लियर है? कल से लेक्चर से हम थोड़ा समरीज का देख लेना। समरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, वो अप्रॉक्स रिलेटिव मास अगर देखा जाएगा तो 1/1837 होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, मास 9.1 किलोग्राम में होता है। AMU में 0.00054 होता है। चार्ज आपको पहले ही बता दिए हैं। सेम प्रोटॉन में P से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 होता है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज ये इसका मास होता है, देख लो 1.672 - 27 किलोग्राम, और चार्ज प्लस 1.6 10⁻⁻90 कूलम। जब न्यूट्रॉन पे आओगे तो न्यूट्रॉन का सिंबल 1 हो गया, N हो गया। ये इसका मास है, इसका अपना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मास नंबर तुम देखो, मैंने लिखा था 175 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो देख सकते हो कि प्रोटॉन के मास से ज़्यादा था, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है। तो ये रहा अपना पार्टिकल्स की डिस्कवरी, उसकी डिटेल। अब कल से जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ PYQ करने के बाद हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कल के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। तो ये अपना जो लेक्चर है ना बेटा, ये इसका लेक्चर 1 मान के चलना, लेक्चर 1 ले लेना। जो लेक्चर वाइज जब चलेंगे तो स्लाइड आप देख सकते हो इजीली। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है।